जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम बात कर चुके हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश की परिभाषा को हमने बताया था। प्रकाश को हमने बताया था ऐसा विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश के बारे में बताया था, प्रकाश के गुणों के बारे में बताया था। प्रकाश के गुणों में हमने बताया था कि प्रकाश जो है एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। और प्रकाश की चाल हमने बताई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसको हमने बताया था 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और हमने इसके अगले गुणों में बताया था कि प्रकाश जो है सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में अधिक तेजी से चलता है। प्रकाश की चाल विरल माध्यम में तेज होती है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तरंगों के रूप में न चलकर प्रकाश जो है सीधी रेखा के रूप में चलता है। और इसके बारे में हम बताया था इसकी वेवलेंथ जो होती है, प्रकाश की वेवलेंथ जो बताया था वो हमने बताया था 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये चीज़ें हो गई। और अगले इसके बाद हमने बात किया था कि प्रकाश जो है, प्रकाश के गुणों के बारे में हो गया था। इसके बाद हमने बताया था कि प्रकाश की जो है क्या क्या घटनाएं होती हैं, प्रकाश की घटनाओं के बारे में। तो प्रकाश की घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होंगी प्रकाश की घटनाएं? प्रकाश की घटनाएं हमने कल का रिवीजन कर लिया और आज से हम स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश की घटनाएं क्या होंगी सेकंड पार्ट में। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा ताकि आपको स्टार्टिंग से चीज़ें समझ में आए। और सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे प्रकाश की घटनाएं। तो प्रकाश की क्या क्या घटनाएं होती हैं, उनमें से कौन कौन सी घटनाएं आपके सिलेबस में हैं वो आपको बताई जाएंगी। तो पहले हम जैसे बात करते हैं, पहला प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा होता है प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। प्रकाश का वर्ड विक्षेपण इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चौथा होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इसको बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और अगली घटना जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये घटनाएं हैं जो आपके सिलेबस में हैं प्रकाश से संबंधित। और भी प्रकाश से संबंधित घटनाएं होती हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे हम जब तरंग प्रकाश की पढ़ते हैं तो उसमें प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश का व्यतिकरण, ये चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं। ये जो होता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये चीज़ें हैं, ये प्रकाश की घटनाएं होती हैं। ये आपको आगे पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। तो चलिए ये हो गया और इसको आगे हम बात करते हैं। प्रकाश की घटनाएं हो गई। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है?
ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो जब किसी चिकने तल पर कोई प्रकाशिक किरण पड़ती है, कोई चिकने तल पर प्रकाशिक किरण टकराती है, इंसिडेंट होती है, तो उस पर टकराने के पश्चात वह उसका अधिकांश भाग होता है जो है उसी माध्यम में लौट आता है। प्रकाश का किसी चिकने तल पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की जो क्रिया होती है उसको ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम ऐसे बोर्ड पे समझेंगे। मान लो कोई ये चिकना तल है, कोई प्रकाशिक किरण है जो यहाँ पर इंसिडेंट होती है, कोई प्रकाशिक किरण यहाँ पर जो है यहाँ पे गिरती है, जहाँ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कोई चिकना तल है, चिकना तल, ठीक है। ये जो है आपतित किरण है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का किसी चिकने तल पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको नोट करेंगे, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की, उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको मिटाएंगे हम यहाँ से, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का किसी चिकने तल पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के कुछ नियम होते हैं कि किस तरह परावर्तन होगा। यहाँ पर कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो किस दिशा में जाएगी, किस कोण पर जाएगी, इसके लिए कुछ परावर्तन के नियम होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं। तो हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। किसी चिकने तल से टकराकर जो किरण है वो किस एंगल पर जो है रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित होती है, इसके लिए हम परावर्तन के नियमों को पढ़ते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम होते हैं जैसे कि ये कोई चिकना तल है, यहाँ से कोई रे जो है प्रकाशिक किरण है यहाँ पर आपतित होती है, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींची जाती है, इसको हम कहेंगे अभिलंब। इसको हम बोलेंगे अभिलंब। नॉर्मल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलेंगे इंसाइडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्ट रे, यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये हो गई आपकी आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका नियम ये होता है कि कोई भी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम ये होगा। और दूसरा नियम जो होता है इसको बोला जाता है अभिलंब जो होता है, और ये आपतित किरण होती है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, ये इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। इसको इस मालाई से डिनोट किया जाता है। और जो परावर्तित किरण होती है और जो अभिलंब होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को इसको आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है, तो ये हो गया। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये इंसिडेंट होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है। इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। को यहाँ पे ये किरणें आपतित होती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तो इसके सारे पॉइंट आपने सीख लिए। अब हम इसके नियमों की बात करते हैं। तो पहला जो नियम होता है कि आपतित किरण, ये जो किरण इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे, और ये जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु, इसको हमने आपतन बिंदु कहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो है तीनों चीजें एक ही जगह पर होती हैं। पहला नियम इसका यही है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका पहला नियम होगा, पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों जो है एक ही पॉइंट पर होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, और परावर्तित किरण यानी कि जो है रिफ्लेक्ट रे, और जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि नॉर्मल जो है एक ही पॉइंट पर होता है। इसी को हम जो है परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया इसका पहला नियम। और दूसरा नियम ये होता है कि जो है परावर्तन कोण के बारे में दूसरा नियम है। तो ये परावर्तन कोण है, जो परावर्तन कोण है उसका मान जो है वो आपतन कोण के बराबर होना चाहिए, यानी कि कोण R = कोण I। ये दूसरा नियम इसका यही होता है। ये परावर्तन का ये नियम है कि जो है जो आप परावर्तन कोण है उसका मान आपतन कोण के बराबर होना चाहिए। अभिलंब से मान लो ये अगर 45 डिग्री पे किरण जो है आपतित हुई है, तो ये परावर्तित भी 45 डिग्री पर ही होगी। यही इसके परावर्तन का नियम है। तो दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं कि परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान, कोण का मान आपतन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण के बराबर होना चाहिए। इसका हम समीकरण भी लिख सकते हैं कि जो है परावर्तन कोण यानी कि कोण R का मान आपतन कोण के बराबर होना चाहिए, कोण I के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल R = एंगल I, यानी कि परावर्तन कोण जो है
आपतन कोण के बराबर होना चाहिए। ये हो गया नियम। दूसरा नियम तो इसको हमने समझा था, इसको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि जो है मान लो कोई आपतित किरण है, वो चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है, इसको हम कहेंगे परावर्तन। और ये जो आपतित किरण है और इसको जो आने वाली किरण होती है इसको आपतित किरण कहते हैं। इससे रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर जो किरण जाती है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये इसको हम बोला जाता है आपतन बिंदु, जहाँ पर ये किरणें टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु। और ये हो गया नॉर्मल आपका अभिलंब होता है। और जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच बने कोण को उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गए आपकी परिभाषाएं, भी इससे बना सकते हैं आप। ये अगर आप लोगों ने चित्र समझ लिया तो परिभाषाएं बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं कई बार, इसलिए हमने इसको रिपीट कर दिया है क्योंकि इससे कई परिभाषाएं बन सकती हैं। ठीक है, अब परावर्तन के नियम हमने पढ़े हैं। तो जो है आपतित किरण है और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आपका पहला नियम होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम इसका होता है वो होता है परावर्तन कोण, यानी कि कोण आर का मान आपतन कोण यानी कि कोण आई के बराबर होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। अब परावर्तन के नियम अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, और आगे हम बात करते हैं। और हमने परावर्तन के नियम पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे हम। जब हम किसी मान लो मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारा एक चित्र बन जाता है। तो चित्र कैसे बनता है इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। जो हमारी वस्तु होती है, जो हम दर्पण के सामने रखते हैं उसको हम बिंब बोलते हैं, और जो उसका चित्र बनता है उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी कि इमेज बोलते हैं। तो प्रतिबिंब यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब की तो ऐसे हो गया, और इसको हम लोगों ने समझ लिया कि जो है हमारा चित्र जो दर्पण में बन जाता है उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं, और जो वस्तु हमारी होती है जिसका प्रतिबिंब बनता है उसको हम बिंब बोलते हैं। तो ये हो गया। लेकिन अब देखते हैं, मान लो कोई ये एक दर्पण है, कोई ये गोली दर्पण है, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके सामने मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसके जो मुख्य के समांतर किरण जाती है वो इसके फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण जो है इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो पुनः वापस लौट जाएगी। ये होते हैं जो है प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं कि कोई किरण समांतर जाती है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, इसके नियम हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन तब तक आप लोग समझ के ये जो यहाँ पर ये काटती हैं इसका प्रतिबिंब बना देती हैं। ये जो है यहाँ पे जहाँ पे दोनों किरणें आपस में काटेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बना देंगी। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी, माना कोई किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जहाँ आपस में काटती हैं, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जहाँ आपस में काटती हैं, उसी दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये जो है इसका प्रतिबिंब होगा, इसको हम बिंब बोलेंगे। वस्तु को बिंब बोलते हैं, साधारण से समझ लीजिए आप लोग। और इसका ये प्रतिबिंब बन गया, सॉरी गलत लिख दिया, प्रतिबिंब। ये इसका प्रतिबिंब हो गया, यानी कि इसका इमेज हो गया। ये वस्तु है, इसका बिंब हो गया, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम परिभाषा ऐसे नोट करेंगे, ये इस बिंब का प्रतिबिंब बन गया इस दूसरे ऑब्जेक्ट को। इसी प्रकार मान लो ये दो किरणें चली हैं तो इसका ये प्रतिबिंब बना है। इसी प्रकार असंख्य किरणें चलकर यहाँ से बहुत सारी किरणें चलेंगी और इसी तरह से इसका प्रतिबिंब पूरा बना देंगी। एक किरण हमने तो ली है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी किरणें चलती हैं और धीरे धीरे पॉइंट करके पूरा प्रतिबिंब बना देती हैं।
तो ऐसे किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बन जाता है। तो अब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। ये तो हमने चित्र बनाकर देख लिया कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, और इसकी परिभाषा हम लिखेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलने वाली किरणों को मिलने वाली किरणों के स्थान के दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणों का परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जहाँ पे मिलती हैं उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे। किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलने वाली किरणों के दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो किसी वस्तु से चलकर किसी दूसरे स्थान पर जो किरणें काटती हैं उसी दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का, जहाँ से वो किरणें चली थी, जो जहाँ पे मिलती हैं उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। लोग इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। वैसे आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि जहाँ से कोई किरणें चलती हैं परावर्तन के पश्चात जहाँ पर मिलती हैं आपस में, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से मान लो कोई किरणें चलती हैं और इस दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। चित्र ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो गया प्रतिबिंब के बारे में। इसको हम लोग मिटाते हैं। और अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि जो है वर्चुअल इमेज, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब यानी कि उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी इमेज, यानी कि वर्चुअल इमेज एंड इमेजिनरी इमेज। इमेज जो है प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जो दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जो है हमने प्रतिबिंब की परिभाषा लिखी थी हमने, उसमें हम ये भी बोल सकते हैं, या मतलब किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर किरणें या मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों बातों को हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। आभासी प्रतिबिंब में किरणें जो है वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो वहाँ पे हम ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि परावर्तन के पश्चात किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब के प्रकार हो गए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, इसको बोलेंगे इमेजिनरी इमेज। तो वर्चुअल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब कोई मतलब किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है।
तो ये हो गई वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। लेकिन जब किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हो गया आभासी प्रतिबिंब। अगर किरणें वास्तव में मिल गई तो उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन अगर किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में होगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है, बल्कि इसका फोटो लिया जा सकता है। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो अब हम अगला बात करेंगे जो है दर्पण के बारे में। दर्पण